आदाब डॉक्टर। आदाब नाजरीन, लाइव फोन इन प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। आप जानते हैं हम इस प्रोग्राम में किसी मर्ज के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ उसका इलाज किस तरह से मुमकिन हो उस बारे में भी हम बहस करते हैं और आपके सवालात हम डॉक्टर साहब तक पहुंचाते हैं और आपके सवालात के जवाब डॉक्टर साहब देते हैं। और हम आपको बताएं कोई भी मर्ज हो ये हम पर ही निर्भर होता है, हम पर भी मुनस्सर है कि हम उस मर्ज को किस रूप में ले लें और उस मर्ज का इलाज सही वक्त पर कैसे मुमकिन बना पाए। और ये मुनासिब है कि सही वक्त पर सही डॉक्टर हमें मिले और वक्त और जितनी भी बीमारियां जो मर्ज है उसका सही वक्त पर इलाज मुमकिन हो। आज भी हम आपके इलाज को मुमकिन बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताएं आज हम जिस मर्ज के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हम पहले कई सारे प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं और ये मर्ज है आर्थराइटिस। लेकिन आर्थराइटिस के साथ एक और आर्थराइटिस जुड़ा है जिसे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में इतना तो मैं जान ही देती हूँ और आप तक भी ये बात पहुंचाऊं कि इसकी वजह से इसका एक सिम्टम ये भी है कि आपके जितने भी जॉइंट्स हैं भले आपके हाथ की उंगलियां हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं और स्टिफनेस ज्यादा आ जाती है और उसकी वजह से दर्द में काफी इजाफा रहता है और दर्द में इजाफा हो गया तो आप सही ढंग से काम काज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और क्या क्या अलामतें हैं इसकी, कैसे होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, किस एज में होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इस मर्ज से कैसे हम बच पाए। इस मर्ज के अगर आप शिकार हैं तो आप भी अपने सवाल डॉक्टर साहब तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल हम आप तक ये बात पहुंचाएं कि इस मौजू पर हमारे साथ महवे गुफ्तगू है। गुफ्तगू में शामिल है माहिर अमराज जिनका नाम है डॉक्टर सईद इरफान जो पॉजिटिव होम्योपैथी से हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं पॉजिटिव होम्योपैथी के। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे शो में। डॉक्टर साहब जैसे कि हमने पहले ही बात छेड़ दी, हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं और जैसे कहा जाता है कि साइनोवियल जॉइंट को ये सबसे ज्यादा मुतासर करता है। हमारे नाजरीन को आप समझाएं इससे पहले कि कॉल आना शुरू होता है कि आर्थराइटिस जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस से किस तरह से आम आर्थराइटिस से मुख्तलिफ है, अलग है। बिल्कुल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस काफी ज्यादा आर्थराइटिस से अलग भी है, थोड़ा सा एक तरह का कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने वाली डिजीज है। इसमें चूंकि एक तरह का ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है जॉइंट्स के बारे में, आमतौर पे लोगों को जॉइंट पेन्स होते हैं, किसी को एज के बाद आते हैं, किसी को कुछ तरह की इंजरी के बाद आते हैं। ये जो आर्थराइटिस है ये किसी एज से कंपेरेटिवली नहीं है, ये कोई भी एज में आ सकती है तकलीफ। और ये इसमें ये होता है कि इनिशियली काफी यानी पेशेंट्स को जो है एक तरह का यानी जॉइंट्स में स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन होगा, महसूस होगा, उनको सूजन महसूस होगी। उसमें काफी ज्यादा उनको गांठियों का जो तकलीफ है या जॉइंट की जो तकलीफ है स्लोली स्टार्ट होती है और ये स्पेशली छोटे जॉइंट्स में स्टार्ट होगी, जैसे हाथ के या फिर पैरों की जो उंगलियां होती हैं, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं, या वहां से फिर हो तक के यानी जो सर्वाइकल स्पाइन होती है वहां पे होगा। तो एक तरह का स्टिफनेस इनिशियली प्रोवाइड करता ही है। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस पेशेंट को महसूस होता है, काफी ज्यादा जॉइंट्स में गर्माहट महसूस होती है या वार्मथ फीलिंग होती है और आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें क्योंकि स्टिफनेस पैदा करेगा इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होने की वजह से, तो काफी पेशेंट्स को अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होगा, मूवमेंट्स में काफी डिफिकल्टी होती है। क्यों व्हाई अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होता है, इसकी वजूहत क्या है? बिल्कुल ये है कि चूंकि ओवरनाइट की इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स के बाद में जॉइंट्स के लेवल पे एक तरह का जो यानी उनकी जो कैप्सूल्स में एक तरह के इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड जमा हो जाता है और उसी के चलते जब अर्ली मॉर्निंग का मतलब यह है कि जब फर्स्ट मूवमेंट होगा जब भी जॉइंट्स के या इस्तेमाल में जब जॉइंट्स आएंगे तो उसमें काफी ज्यादा इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स के बाद में स्टिफनेस होगा और जब मूवमेंट्स के बाद में काफी ज्यादा पेन शुरू होते हैं। तो ये मेजर जॉइंट्स में नहीं आते हैं, स्लोली यानी हाथ की उंगलियों में या पैर की उंगलियों में स्टार्ट होंगे, फिर आगे चल के फिर स्पाइन में शुरू होगा और मूवमेंट्स के यानी जब आप जितनी कोशिश करोगे अर्ली मॉर्निंग की जो स्टिफनेस होते हैं कुछ मूवमेंट्स के बाद में हल्के फुल्के मूवमेंट्स के या मोबिलिटी के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। ये कभी रिमिशन में आएगा, कभी पेशेंट्स को काफी सालों से होता है लेकिन कम ज्यादा होते रहता है। कम ज्यादा अच्छा, इसे कहते हैं इट्स ऑटो इम्यून डिजीज। व्हाई ऑटो इम्यून डिजीज? क्या ये अंदर आपके इम्यून सिस्टम को देखिए ऐसा है कि बहुत खराब करता है, किस वजह से मुतासर करता है ये हमारे नाज़रीन को? बिल्कुल, ऑटोइम्यूनिटी इसलिए कहा जाता है कि इसमें चूंकि ऑटोइम्यून डिजीज अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे डायबिटीज भी है, इसमें थायराइड है और ये रूमेटॉइड भी एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज इसलिए भी है कि जब एक तरह के बॉडी के जो पेशेंट्स होते हैं और जो इससे मुतासिर हैं इनके ब्लड में एक तरह के एंटीबॉडीज
पाए जाते हैं, जो कि इनका ये काम है कि जो जॉइंट कैप्सूल होती है, जैसे छोटी उंगली की जो जॉइंट है, उस कैप्सूल को हमेशा एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। लेकिन ये समझते हैं कि जॉइंट कैप्सूल के स्पेसिफिक जो सेल्स होते हैं, ये समझते हैं ये बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे, तो ये क्या करते हैं, खुद ब खुद अपने एंटीबॉडीज, ब्लड के अंदर के जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये जॉइंट के कैप्सूल के से रिएक्ट करेंगे और तरह का इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स यानी उसमें प्रोवाइड करेंगे। तो ये है कि जो यानी जो चीज एक तरह के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल होनी थी बॉडी की खुद के लिए, वो खुद समझती है कि बॉडी के अंदर एक होस्ट मैकेनिज्म पैदा हो गया और उसको डिस्ट्रक्ट के फॉर्म में ले जाने की कोशिश करती है। अगर हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि आर्थराइटिस के बारे में, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में काफी आपने मालूमात फराहम की नाज़रीन को, अगर हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों होता है ये रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, किस वजह से होता है, सबसे मेजर कहाँ पे हम कोताही बरतते हैं? एक चीज ये होती है कि यानी रोमेटिक, चूंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, कि किसी को भी कोई लेवल पे हो सकती है, लेकिन मोर देन 50% केसेस ये देखा गया है कि इसमें एक तरह का फैमिली रिलेशन या जेनेटिक फैक्टर होना, बिल्कुल हेरिटरी फैक्टर इसमें ऑब्वियसली मौजूद है। और कुछ तरह के ये रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे काफी पेशेंट्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल किसी और तरह के ऑटोइम्यून डिजीज का पाया जाना, फॉर एग्जाम्पल अर्ली रेगुलर लेवल पे इन्फेक्शन होना, इन्फेक्शन को सप्रेस किया गया, जैसा कि रिकरेंट बच्चों में जो इन्फेक्शन आते हैं या फीवर आता है या कॉफ होता है, उसको एक तरह का सप्रेसिव ट्रीटमेंट देना, जिससे एंटीबायोटिक्स, एक तरह के पोटेंट एंटीबायोटिक्स देने के बाद में, या फिर यूं कहा जाए कि बॉडी के अंदर जो इम्यून रेस्पॉन्स इनिशियली सप्रेस हुआ वो एक अलग अलग तरह के इन्फेक्शन के फॉर्म में आएगा। कुछ लोगों को जो ओल्ड एज में आती है या फिर एडल्ट एज में आती है, वो स्मोकिंग क्रॉनिक लेवल पे आने के बाद में, तो ये ट्रिगर हो सकता है ऐसे तमाम कॉजेस के बाद। अदरवाइज ये कहा जाता है कि ये मिडिल एज में आप रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के शिकार हो जाते हैं, वी कैन से 40 से लेकर 50 तक, वुमेन में, औरतों में, और मर्दों में कब पाया जाता है ये? मैंने जैसे बताया कि एक स्पेसिफिक एज ऐसा नहीं है, काफी केसेस में ये देखा गया है कि बच्चे एज अर्ली एज 5 या 6 ईयर्स के बच्चों में भी काफी ज्यादा ये प्रोमिनेंट डिजीज आती है, या फिर एक कोई भी स्पेसिफिक एज ग्रुप पे नहीं होगा, क्योंकि बिल मुकाबिल जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, एक तरह के एजिंग प्रोसेस के बाद यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस या फिर कैल्शियम में वेरिएंट या जो चेंजेस आते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, लेकिन इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी हम कॉलर पे आते हैं, देखते हैं कौन सा कॉलर हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहता है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन साहब? हाय, गुड इवनिंग, शिबा मोहसिन बात कर रहा हूँ। हाय मोहसिन, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अच्छे हैं। और आप आर्थराइटिस के शिकार हो गए हैं क्या? नहीं, एक्चुअली मेरे अंकल हैं, उनके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ जी, जरूर। सर आए हुए हैं तो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ जी, बताइए। शिबा, एक्चुअली मेरे अंकल हैं, उनकी लगभग एज है 42 के आसपास। 42 एज? हाँ, उनकी नींद में ना कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि सिट होके वो स्टैंड अप में पोजीशन में आते हैं ना, तो उनके नीड में, यानी नीड जो हम जिसे घुटना कहते हैं, वहाँ पे पेन होता है। तो घुटने में पेन होता है, और ये पेन कब कब होता है मोहसिन? ये बस यही शिकायत रहती है कि जब मैं उठ के खड़ा होता हूँ तो यार खड़े होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आई मीन जैसे कि बैठे हैं लॉन्ग टाइम से, सिटिंग कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, विद आई मीन जैसे कि जमीन पे बैठ के लंच करते हैं या डिनर करते हैं ना जी, तो अब जैसे स्टैंड अप पोजीशन में आते हैं तो एकदम पेन होने लग जाता है। बोलते हैं जब नी पे दबाव पड़ता है तब पेन होने लगता है। कितने सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है वहाँ से? आई थिंक बिफोर 4 to 5 years। 4 to 5 years। कोई ट्रीटमेंट वगैरह ले लिया आपके अंकल ने? डिस्कशन किया था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे कि एज के अकॉर्डिंग जो कहते हैं ना कि बॉडी से इफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि अंदर घुटने की जो चपनी होती है वो घिस जाती है, उस वजह से भी होती है प्रॉब्लम, और कई ट्रीटमेंट भी लिए, बट मैंने कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, हाँ, अभी पेन नहीं है, राइट? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं। ओके, बस यही क्वेश्चन है आपका कि क्या किया जाए की जरूरत है? प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपका सवाल डॉक्टर साहब ने भी सुना, उन तक हमें ये सवाल पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले एक और कॉलर है जिनसे हम बात करना चाहेंगे। हेलो, आदाब डॉक्टर। आदाब, मैं J&K से बोल रहा हूँ, कश्मीर से बोल रहा हूँ, कश्मीर के अनंतनाग से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए, कौन? मैं जियावानी मेरा नाम है। जियावानी, बताइए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है, जो घुटना है ना, नी होता है, हाँ, मेरी एज कोई 62 के करीब है, राइट। तो मेरा जो घुटना है, मुझे इसमें कभी कभी मतलब तकलीफ होती है, खासतौर से अंदर की तरफ वाला पोर्शन, अंदर की वाला पोर्शन जो है, के इनसाइड में अंदरूनी तकलीफ है। ओके, इनसाइड में, अंदरूनी नहीं, आई मीन आउटर सरफेस, ये जो अंदर वाली सरफेस होती है, एक तो होती है ऊपर वाला, दूसरा होता है नीचे वाला, जो जोड़ वाला अंदर वाला। जी 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 जी। तो उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कितने सालों से? और इसी साल से ज्यादा हो गया,
कई डॉक्टर साहबान ने कहा था नीचे नहीं बैठना है नमाज में, मतलब अतः इतना ऐसे नहीं कुर्सी में बैठना, तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है? क्या क्या मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? अच्छा, ये जो वाली साहब, ये जो शुरू हुई थी तो उस दौरान आपको कुछ इंजरी हुई थी, आपको कुछ मार लगा था, नहीं, गिर गए थे? कोई इंजरी नहीं, सिर्फ नो इंजरी। कुछ और डिजीज है आपको, यानी कोई और प्रॉब्लम है, किसी और तकलीफ से आप परेशान हैं? मतलब कोई और प्रॉब्लम है, कोई और बीमारी? जो कोई भी प्रॉब्लम है वो अंडर कंट्रोल है। डायबिटीज अंडर कंट्रोल, सिर्फ यही प्रॉब्लम है, घुटने का प्रॉब्लम है, वो दर्द अंदर की तरफ दर्द देता है। ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल है। ओके, चले समझ गए हम आपकी बात। डॉक्टर साहब तक पहुंचाना चाहेंगे हम। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी जो मोहसिन का कॉल आया था अंकल के लिए, उनका भी सेम प्रॉब्लम था, नी बहुत दर्द देता है, जब वो खड़े हो जाते हैं तब ज्यादा तकलीफ होती है। कई सारे ट्रीटमेंट लिए लेकिन अभी तक दर्द में कमी महसूस। जैसा मोहसिन ने बताया कि उनके अंकल को चूंकि यानी काफी एक पोजीशन में आने से दूसरी पोजीशन में आने के बाद में जो उनके मोबिलिटी में जो प्रॉब्लम आ रही है, स्टिफनेस काफी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इनकी एज 42 है और हो सकता है थोड़ी सी अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस चेंजेस के बाद में। ये तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है, एक तरह का ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है जिसमें जैसे उन्होंने बताया कि यानी जो जॉइंट कैप्सूल के अंदर काफी ज्यादा जो बोन्स होते हैं, दोनों भी जो बोन्स के जो सिरे होते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा वेयर एंड टेयर के बाद में ये मूवमेंट्स के अंदर एक अंडर लॉक हो जाते हैं। तो लॉक होने की वजह से चूंकि बैठे हैं अभी और बैठने की सीधा उठना चाह रहे हैं तो सीधा अंडर लॉक हो जाएंगे, तो उसमें अनलॉक होने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। और जब ये अनलॉक होते हैं तो उसमें काफी इंटरनल स्वेलिंग होने की वजह से पेन प्रोड्यूस होता है। तो इनके लिए क्या काफी सारे ट्रीटमेंट्स ले लिया है? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, मतलब जो उन्हें फौरी तौर से राहत दिलाए। मेडिकेशंस का ये होता है कि एक तरह से जो ऑस्टियोपोरोसिस जो जिसमें कैल्शियम बोन्स में से निकल रहा है उसको स्टॉप करने के लिए मेडिकेशंस दिए जाते हैं। सेकेंडली ये चीज है कि जब भी ऐसी डिजीज किसी को भी होती है जिसमें एज के बाद में 40 या उसके आसपास की एज में कोई भी लोगों को जो जॉइंट की तकलीफ होती है, एक तो ये करने के बिल्कुल ये नीचे मांडी डाल के नहीं बैठे। एक ये होगा कि जब ये कुर्सी पे बैठे, चाहे अगर वॉशरूम भी जा रहे हैं तो कमोड का इस्तेमाल करना चाहिए उनको, और खाना खा रहे हैं या कुछ भी नमाज पढ़ रहे हैं तो कुर्सी पे करें, वो बेटर होगा। क्योंकि अगर अनलॉक की प्रॉब्लम ज्यादा मूवमेंट्स अगर इनसाइड हो जाती है, इनसाइड मूवमेंट्स, तो काफी ज्यादा अनलॉक की डिफिकल्टी आती है ऐसे केसेस में। और सेकेंडली ये है कि चूंकि कैल्शियम की डिप्रीवेशन हो रही है, उसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी मेडिसिन भी दी जाती हैं। एट द सेम टाइम ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, एक तरह के कैल्शियम टैबलेट्स ले सकते हैं, या फिर कैल्शियम के नेचुरल सप्लीमेंट जो दूध है और अंडा है, तमाम ऐसी चीजें ले सकते हैं जिससे थोड़ा सा बॉडी में कैल्शियम बिल्डअप हो और डिफिकल्टी थोड़ी कम बनी रहे। हाँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा सलाह मशवरा डॉक्टर ने दिला। आपके अंकल के लिए मोहसिन की उन्हें कैल्शियम का ज्यादा इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में करना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए खड़े होने के लिए, लाइक चेयर का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल वो ज्यादातर कर सकते हैं और ज्यादा देर तक ना बैठे रहे। सही डॉक्टर? सही है। तो हो सकता है, और आप साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। राइट, तो एक और सवाल था ऐसे कुछ नी के सिलसिले में ही था, कश्मीर से जयवानी, वो कह रहे थे 62 ईयर एज, लेकिन उन्होंने कहा कि नी के अंदर की तरफ, ये आप शायद बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि अंदर की तरफ क्या पेन हो रही है। चूंकि ये है कि यानी काफी बार जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं उसमें स्वेलिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एज फैक्टर भी इसके अंदर है। तो ये एक तरह का बेहतर एग्जामिनेशन तभी होगा जब इनका एक्सरे किया जाए वो बोन नी जॉइंट का। एट द सेम टाइम इनको यानी ये एक्सरे रिपोर्ट के साथ में रास्ता कायम कर सकते हैं हमसे, और एट द लेवल जैसा मैंने बताया कि नीचे नहीं बैठना है या थोड़ा सा वेयर एंड टेयर को थोड़ा अवॉइड करने के लिए नीचे ना बैठें, और थोड़ा का मोबिलिटी के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग अगर डिफिकल्टी हो, थोड़े से अर्ली मॉर्निंग ये कैल्शियम के लिए, विटामिन D3 के लिए, अच्छे सप्लीमेंट के लिए यानी एक्सपोजर टू सन कर सकते हैं, काफी इसमें अच्छा सोर्स होता है। अच्छा, सन की आपने बात छेड़ी, आजकल सन लोग बहुत अवॉइड करते हैं जी, कहते हैं कि नहीं सन बर्न होगा या कुछ बहुत ज्यादा धूप है, लेकिन आजकल कड़ाके उसमें एक तरह का मिथ होता है। तो हाँ, मिथ होता है, लेकिन क्या ये सन की अगर बात आ रही है, क्या ये हमारी जॉइंट्स के लिए काफी हद तक मुफीद है, और कब कब हमें सन एक्सपोजर करना चाहिए? बिल्कुल, एक तरह का जो अर्ली मॉर्निंग एक्सपोजर जो सन पे होता है, चूंकि वो टाइम पे आप महसूस करें कि जब आपको अगर आप बाहर अपने जॉइंट्स को एक्सपोज करें अर्ली मॉर्निंग सन में, अगर उसमें आपको गर्मी का एहसास हो रहा है तो बिल्कुल ना करें। हल्की सी नमी वाली जो धूप होती है जिसमें हल्का ठंडापन भी महसूस होता है, तो वो जो लेवल पे जो गर्मी मिलेगी, यानी यूं कहें कि 6 to 7 AM के दौरान अर्ली मॉर्निंग 6 से 7 बजे के बीच में, तो वो काफी मुफीद है और जॉइंट्स उसमें यानी काफी अच्छे इसमें सोर्स मिलता है। विटामिन D3 का एक कंजम्पशन बॉडी के अंदर अच्छा होगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसके लिए सन एक्सपोजर कितना मुफीद है?
काफी ज्यादा मुफीद है उसके लिए। रोमेटॉइड आर्थराइटिस दर्द में क्या कमी आती है किसी हद तक? चूंकि अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस काफी ज्यादा रोमेटॉइड आर्थराइटिस में आता है, तो उसके लेवल पे भी अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा, और जो पेशेंट्स है उसमें विटामिन D3 की डेफिशिएंसी काफी ज्यादा पाई जाती है ऐसे केसेस में। तो बेहतर ये होगा कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं वो भी अर्ली मॉर्निंग जो 6 और 7 के बीच में जो अगर सन एक्सपोजर होगा तो काफी बेटर है उसके लिए। तो ये तो बहुत है और ये आपके बस में है, इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है किसी सलाह मशवरे के लिए। डॉक्टर साहब ने आपको सलाह मशवरा दे दिया। फिलहाल एक और कॉलर पे आते हैं। डॉक्टर साहब हेलो, आप डॉक्टर? हाँ जी, हेलो। हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। और कौन बोल रही है? हाँ, मैं मनी देहरादून से बोल रही हूँ। मनी देहरादून से। मनी अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरी उम्र 62 साल की है। 72 साल की? हाँ जी, 5-6 साल से मेरे घुटनों में दर्द रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है आपको? हाँ, न्यूट्रीलाइट एमबीए की न्यूट्रीलाइट खाती हूँ। ओके, न्यूट्रीलाइट मेडिसिन आप खा लेती हैं। और कितने सालों से से आप जूझ रही हैं? हाँ, 5-6 साल हो गए। और कोई ट्रीटमेंट वगैरह ले लिया? नहीं, अभी बस न्यूट्रीलाइट खाती हूँ एमबीए की, और कुछ नहीं खाती हूँ। डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया कि आप ये ले लें? हाँ, डॉक्टर ने कहा। ओके, और कोई टेस्ट वगैरह किया या किसी और मर्ज की आप शिकार हैं, कोई और तकलीफ? हाँ, मुझे डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है। ओके, डायबिटीज भी है। कितने सालों से डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर? 15-16 साल से डायबिटीज और 15-16 साल से ब्लड प्रेशर। ओके, और फिलहाल मेजर तकलीफ आपकी क्या है कि काम करते वक्त घुटनों में दर्द होता है कि या आप ज्यादा देर तक बैठती हैं तब उठती हैं तब दर्द होता है? हाँ, उठती हूँ तब दर्द होता है, चलने में भी तकलीफ होती है, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाती हूँ। आपका वजन नहीं बताया आपने? हाँ, वजन मेरा 69 है। 69, ओके। और बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। डॉक्टर साहब आंसर बताइए। बिल्कुल, काफी पेशेंट्स में कॉमनली ये है कि एज के बाद में काफी लोगों को ये डिफिकल्टी आती है, जॉइंट्स में वेयर एंड टेयर आएंगे, यानी हड्डियों में से कैल्शियम निकल रहा है। उसके बाद में आप चूंकि अगर कुछ सप्लीमेंट्स भी ले रही हैं, न्यूट्रीलाइट है, कुछ चीजें अच्छी चीज है, इससे थोड़ा सा एब्जॉर्बिशन लेवल पे अच्छा यानी कैल्शियम मिलेगा आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काफी लोगों को व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन्स में से कैल्शियम का डिप्रीवेशन होना या कैल्शियम का निकल जाना, एक तरह की प्रोसेस है, उसको हॉल्टिंग करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक्सटर्नल कैल्शियम लेते रहेंगे लेकिन जो ऑलरेडी कैल्शियम जा रहा है बोन्स में से उसको अगर स्टॉप नहीं करते, एक तरह का ये है कि अगर यानी बिल्कुल यानी रिसोर्सेस आ रहे हैं लेकिन इंटरनल कुछ भी कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल इंटरनल कंजम्पशन उसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन काफी इंपॉर्टेंट है। ये होम्योपैथी मेडिसिन का कुछ शॉर्टकट होता है 5-6 महीने का, अगर वो लेती हैं तो उसमें एक तरह का ऑस्टियोपोरोसिस के प्रोसेस पे हॉल्ट आ जाएगा, थोड़ा सा रुकावट आ जाएगी उसके अंदर। और जब भी आप सप्लीमेंट लेती हैं या कैल्शियम कोई भी सोर्स से मिलेगा तो उसका इस्तेमाल ज्यादा अच्छी तरह बोन्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होगा और काफी बेटर उसके रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ नी का प्रॉब्लम है, इन्हें आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, साथ ही साथ इनका डायबिटीज का भी प्रॉब्लम है और हाइपरटेंशन की भी शिकार है। तो किस तरह से रिलेट करते हैं ये आर्थराइटिस के साथ? एक चीज ये है कि चूंकि इनके जो फैमिली फिजिशियन होंगे हमेशा उसमें कंसल्ट रखें। डायबिटीज के बारे में जैसा हमने लास्ट टाइम बात भी की थी, हाइपरटेंशन की या थायराइड से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है ये काफी क्रॉनिक चलती है। इसका इलाज सबसे बेटर पेशेंट्स ही कर सकते हैं। ये है कि हमेशा मॉनिटरिंग करते रहें, परहेज जो भी डॉक्टर ने कहा है को जो चीज खाने के लिए वो खाएं, जो चीज से बचने के लिए कहा है वो बिल्कुल से बच जाएं, ना लें उसको। और उसके अलावा अगर रेगुलर मेडिकेशंस करते हैं, रेगुलर टेस्ट करते हैं, जैसा डायबिटीज है तो एवरी मंथ करना, थायराइड तो एवरी 3 मंथ्स में टेस्ट रिपीट करना, तो उससे काफी बेटर रिजल्ट भी आते हैं। और मिला जुला जो इफेक्ट्स होता है, चूंकि डायबिटिक पेशेंट में काफी अर्ली लेवल पे जो फीमेल स्पेशली होती हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रोसेस काफी फास्ट हो जाती है। तो तमाम ऐसे केसेस में होम्योपैथी मेडिसिन भी काफी मुफीद हैं, आप अपने लेवल पे कंसल्ट कर सकती हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब का सलाह मशवरा आपने सुना और साथ ही साथ हम आगे भी बात करेंगे डॉक्टर साहब की किस तरह की ग़िज़ा मुफीद होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और किस तरह की ग़िज़ा को आपको तरक करना चाहिए। और भी कई सारी बात होगी और कई सारी बातों का तफसीली जायजा हम लेंगे अपने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आदाब डॉक्टर, जो लाइव पेश किया जाता है आपके लिए। फिलहाल ब्रेक का वक्त, इसके बाद हाजिर और भी बातों के साथ देख रहे लाइव फोन इन प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम में आपका फिर से तहे दिल से खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और आप तक ये बात हमने ऑलरेडी पहले पहुंचाई, हम इस पर तफसीली जायजा ले रहे हैं कि इस पर आर्थराइटिस की एक किस्म जिसका नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके ज्वाइंट को बहुत ही दर्दनाक बना देता है, आपकी डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं आपके ज्वाइंट्स में। क्या है ये डिफॉर्मिटीज, इस बारे में बात कर रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर पॉजिटिव होम्योपैथी से डॉक्टर इरफान साहब, सैयद इरफान साहब, सीनियर कंसल्टेंट
राइट। और आपके सवाल जो है हम तक पहुंच रहे हैं और अभी भी स्क्रॉल हो रहे हैं नंबर्स। इन नंबर्स पर आप कॉल करके डॉक्टर साहब तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं अगर आप भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस मर्ज के शिकार है। डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस में कहा जाता है, इनफैक्ट रिमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर हम बात करें उसमें कहा जाता है कि जेड थंब या जेड डिफॉर्मिटी आती है। सो व्हाट इज दिस जेड डिफॉर्मिटी? किन किन जॉइंट्स को इफेक्ट करता है और कैसे इफेक्ट करता है जॉइंट्स को? देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं कि रूमेटॉइड एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसका पॉजिटिव फैक्टर ऑटोइम्यूनिटी या जेनेटिक फैक्टर होता है। तो उसमें यह है कि जब अर्ली लेवल पे जब डिजीज यानी होती है तो उसमें स्वेलिंग या दर्द या गर्मी महसूस होती है, उसमें काफी ज्यादा स्टिफनेस महसूस होता है। लेकिन चूंकि अगर इफ द डिजीज गॉन अनचेक या ये डिजीज काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो जाती है या लॉन्ग मेडिकेशन दिया जाता है इस दौरान, तो काफी लोगों को एक तरह की डिजीज काफी यानी फास्ट हो जाएगी और एक तरह की जो जॉइंट कैप्सूल है उसको पूरा इरोज कर देती है ना, इरोजन एट द लेवल ऑफ जॉइंट कैप्सूल। तो ऑब्वियसली उसमें एक तरह का काफी ज्यादा यानी जो आर्टिकुलिंग जो कार्टिलेजेस होते हैं उसमें तो तमाम आर्टिकुलर कार्टिलेजेस डैमेज हो जाते हैं सीवियरली और इट कॉजेज एक स्पेसिफिकली जो यानी थंब के लेवल पे होगा एक तरह के जेड के लेवल पे एक डिफॉर्मिटी है जिसमें मूवमेंट्स ऐसे जेड तरह के आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा यानी एक तरह का सीवियर लेवल पे वेयर एंड टियर हो गया था। क्या इसकी वजह से स्ट्रोक के भी खतरे रहते हैं? अगर हम कह सकते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे कि ब्लड कैपिलरीज वगैरह वेन्स को हार्ट मसल्स को काफी इफेक्ट करता है। काफी लोगों को ये है कि अंदाजा कि जॉइंट दर्द ही है, हम इसका यानी कैसे भी एक तरह का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से हम इसका ख्याल रखेंगे या फिर एक तरह का मैनेज करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। क्योंकि अगर रूमेटिक फीवर यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो इसके अंदर काफी ज्यादा अलग अलग लेवल पे ऑर्गन्स की डिफिकल्टी आती है या एक तरह का यानी चेंजेस आते हैं। उसमें सबसे मेजरली लंग्स हैं इम्पोर्टेंटली, जिसमें काफी ज्यादा फाइब्रोसिस हो जाता है। किडनीज पे काफी इफेक्ट होती है, किडनीज पे काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। किडनीज के जो यानी एक तरह यानी जो ग्लोमेरुलस पे लेवल जो फिल्ट्रेशन होता है, एक तरह की छन्नी जैसे काम करती है किडनीज, उसके फिल्ट्रेशन के लेवल पे काफी ज्यादा डिफिकल्टी आती है और वो फिल्ट्रेशन खराब हो सकता है। वही लेवल पे जो एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जहाँ पे नॉर्मल जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट के लेवल पे, तो अगर हार्ट के लेवल पे काफी ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस यानी वेन्स के अंदर जो वेन्स यानी कैरी कर रही है ब्लड, उसमें काफी ज्यादा क्लॉटिंग्स आ जाती हैं और ये क्लॉटिंग के चलते इन्फेक्शन जैसी कंडीशन बन जाती है पेशेंट्स के अंदर। हम कह सकते हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये आपके पूरे जिस्म के जितने भी आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जिनमें किडनी, लंग्स एंड आपका हार्ट भी शामिल है। तो आपको कितना ध्यान रखना पड़ेगा अपनी तरफ से और अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए, मुफीद ग़िज़ाएं खानी चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जो ही आपको लगे कि सिम्टम्स, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, अगर आपको लगे कि इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह के अलामतें आप में मौजूद है तो वही सही वक्त है आप डॉक्टर से सलाह मशवरा लें। और अगर हम जनरल सिम्टम्स की बात करें तो जनरल सिम्टम्स से लेकर अगर हम फिर आगे बढ़े किस तरह के खतरनाक सिम्टम्स है, तो क्या कुछ जनरल सिम्टम्स है, बेसिक सिम्टम्स जो हम लोग अवॉइड करते हैं, बिल्कुल फिर तूल पकड़ लेता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है? बिल्कुल, बेसिक काफी ज्यादा सिम्टम्स जनरल लेवल पे होते हैं, जैसे कि काफी पेशेंट्स में अर्ली लेवल पे जैसा जो फीमेल्स होती हैं जो आटा गूंथती हैं, तो इनको अर्ली लेवल पे दर्द महसूस होता है जॉइंट्स में जब मूवमेंट्स करती हैं आटा गूंथने के, तो इनको कभी दर्द होता है, कभी नहीं होता, कभी स्टिफनेस, कभी पेन महसूस होता है। एट द सेम टाइम जनरल सिम्टम्स होंगे जैसे कि यानी काफी ज्यादा थकान, अर्ली लेवल पे लेथार्जिक फीलिंग करना, यानी थोड़ा भी काम करने में थकावट महसूस करना और फीवरिश फीलिंग करना शाम के वक्त में, और स्पेशली यानी ये लेवल इसके साथ में जब डिजीज बढ़ती है, ऑटोइम्यून प्रोसेस बढ़ता है बॉडी के अंदर, तो काफी ज्यादा यानी केसेस में यानी एक तरह का यानी गर्माहट महसूस होना बॉडी के अंदर में, ये सब चीजें चेंजेस आती हैं इसके अंदर, लेथार्जिक फीलिंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट यानी उसमें हो जाता है। समटाइम शिकायत होती है कि नहीं पूरी अंदर गर्माहट हो रही है, सब लोग कह रहे हैं यार आप बहुत गर्म हो, मतलब ऐसे रह रहे हो कि बॉडी का टेम्परेचर आपका बढ़ गया है, तो इस सिलसिले में क्या करते हैं, ठंडी ठंडी चीजें खाते हैं, बिल्कुल, और डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं। ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए? अगर कैन दिस बी ए कॉज, एक सिम्टम आर्थराइटिस का? अगर लोकल सिम्टम है कि जहाँ पे स्वेलिंग है जॉइंट्स की, काफी ज्यादा मोबिलिटी में डिफिकल्टी है, अर्ली लेवल पे स्टिफनेस आ रहा है और छोटे छोटे जॉइंट से लेकर बड़े जॉइंट्स में मोबिलिटी में डिफिकल्टी आ रही है, एट द सेम टाइम थकावट महसूस करना, बुखार महसूस करना, तो एक तरह का अलार्मिंग साइन होता है कि एक तरह का मेजर कोई चीज बॉडी के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से आगे चल के फ्यूचर में एक तरह का रूमेटिक एनवायरमेंट बॉडी के अंदर बन जाए। और चूंकि जैसा हमने देखा कि एक रूमेटिक जॉइंट से लेकर बॉडी के मेजर ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, तो काफी ज्यादा जरूरी है कि लेवल पे हम अपनी आपकी केयर करें, कि रेगुलर लेवल पे मेडिकेशंस ले लें या फिर डॉक्टर से सलाह ले लें। उसके काफी अलग अलग डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं
हैं वो भी करवाने होते हैं एक तरह के कंफर्मेटरी लेवल पे। तो तमाम ऐसे चीज़ों से एक तरह का रूमेटिक है या फिर कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कोई और चीज़ की डिफिकल्टी है, वो डायग्नोज करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसका मतलब यह है कि पेशेंट्स को एक तरह की इनिशिएट करना होगा कि अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले हम डॉक्टर से राब्ता कायम करें, बिल्कुल कर लें और फिर जाने कि वाकई में हम इसके शिकार हैं कि नहीं। और दूसरा ये है कि एशिया के लोग ज्यादातर आर्थराइटिस के शिकार हो जाते हैं। व्हाई इज इट सो? बिकॉज खाने पीने में ध्यान नहीं रखते हैं। सबसे मेजर चीज है कि हम हमारे डिजीज होती है, इन्फेक्शन होता है, हम उसको क्या सोचते हैं कि इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करवा लें। बॉडी पेन से, थ्रोट इन्फेक्शन है, छोटे 2 दिन के मेडिकल से हम टैबलेट्स लाते हैं, खा लेते हैं, ठीक हो जाता है। दैट इज वेरी रॉन्ग वे। सेल्फ मेडिकेशन जिसे हम कहते हैं, सेल्फ मेडिकेशन से वेरी रॉन्ग। अच्छा, अगर हम खुद ब खुद ये मेडिसिन खाते हैं वो क्या इफेक्ट करते हैं हमारे जॉइंट्स पे? लाइक एंटीबायोटिक्स भी किसी के लिए हमने खाए, कोई और मर्ज है उसके लिए एंटीबायोटिक ज्यादा देर तक हमने खाए, क्या वो किसी सूरत में हमारे जॉइंट्स को इफेक्ट करते हैं और किस तरह से इफेक्ट करते हैं? ये जो होगा काफी ज्यादा रिस्क लेवल पे बच्चे होते हैं। बच्चों को अगर अर्ली लेवल पे अगर सर्दी जुकाम बुखार हो गया, हमने लेके गए उनको, आजकल तो ऐसा चल रहा है कि काफी ज्यादा पोटेंट एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, ऑगमेंटिन तमाम चीजें ऐसे दी जाती हैं। तो बच्चों को अर्ली लेवल पे सप्रेसिव काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन को चेक करने के लिए दिया जाता है। अब ये इन्फेक्शन बच्चों के रिकरेंट आएंगे बच्चों के, क्योंकि बच्चे जो अवॉइड नहीं कर पाते हैं मौसम के एतबार से या खाने के एतबार से या अपने सेल्फ केयर के एतबार से, तो ये सब चीजें अगर उसमें नहीं आती है तो रिकरेंट इन्फेक्शन होगा। रिकरेंट अगर एंटीबायोटिक्स या कोई और तरह का सप्रेसिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, उससे बॉडी के अंदर ऑटो इम्यूनिटी जो कि एक रीजन है रोमेटिक चीजें आने का, तो एक तरह का उसके लिए बिल्कुल एक तरह की दावत बन जाती है। तो ऑब्वियसली हमको रिकरेंट इन्फेक्शन जो बच्चे होती है उसके लिए रेगुलर होम्योपैथी मेडिकेशन कोर्स देना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट हो और बच्चे रेगुलर मेडिकेशन से बच भी पाएं। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अगर हम बात करें कि अभी होम्योपैथिक मेडिसिन की आपने बात छेड़ी, तो अगर रिमेटॉइड आर्थराइटिस है तो किस तरह से आप मेडिसिन देते हैं? शुरुआत किस तरह की मेडिसिन से होती है और कितना लंबा समय लगता है, कितना लंबा अरसा लगता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक होने में? रिमेटिक आर्थराइटिस जो है एक तरह का ऑटोइम्यून डिजीज होने की वजह से जब भी हम अर्ली लेवल पे अगर डायग्नोसिस करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट काफी आसान हो जाता है। अगर किसी का बहुत अर्ली लेवल पे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, इन्होंने टेस्ट करवाए, जैसे उसका ESR काफी रेज है या सी रिएक्टिव प्रोटीन्स काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली आते हैं जो कि रीनल या हेपेटिक फंक्शंस के डिसलोकेशन की वजह से होते हैं, तो उसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन्स आने के बाद या RA फैक्टर पॉजिटिव आने के बाद में ऐसा अगर कंफर्मेटरी टेस्ट होता है तो उसके लेवल पे अर्ली जो डायग्नोस होने की केसेस है उसमें कम से कम 3 to 4 मंथ्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है। चूंकि लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस है जिसमें काफी ज्यादा डिफॉर्मिटी आ गई है, ये डिफॉर्मिटी तमाम चीजों को दूर करना या फिर बॉडी के अंदर से तमाम जो यानी रोमेटिक इफेक्ट का जो आया है तो उसको रिमूव करने के लिए एटलीस्ट 1.5 साल का ट्रीटमेंट लगता है। आपने डिफॉर्मिटी की बात की, लाइक उंगलियां जो है टेढ़ी हो जाती है, क्या वो मेडिसिन से फिर ठीक हो जाती है? मतलब अपने सिरे से काम उसमें काफी ज्यादा देखा है कि कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी रहती है अगर आप रिमेटॉइड ऑब्वियसली जो डिफॉर्मिटी के लेवल पे अगर जॉइंट चले जाते हैं तो उसमें होम्योपैथी मेडिसिन भी कुछ नहीं कर पाएंगी। हार्डली यानी 15-20% उसमें चेंजेस आते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर सीवियर डिफॉर्मिटी हो गई तो उसमें क्योंकि आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है काफी ज्यादा उसके अंदर यानी घस गया है या फिर उसमें वेयर एंड टेयर इफेक्ट्स आए हैं, निकल गया है पूरा, तो ऑब्वियसली उसका रिप्लेसमेंट जो है काफी बेहतर फिजियोथेरेपी और सर्जरी के साथ में किया जाता है। लेकिन जॉइंट रिप्लेसमेंट की आपने बात की, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी भी होती है? जॉइंट रिप्लेसमेंट या फिर नहीं, इट इज नॉट डन इन होम्योपैथी बट इट इज सेलेक्टिव सर्जरीज होते हैं, जैसे कि उसको करेक्ट करना थोड़ी सी उसके मूवमेंट्स के हिसाब से या उसकी प्लेसमेंट ठीक करना, ये ऐसे लेवल पे हाँ उसमें मोबिलिटी में काफी फर्क आता है। लेकिन बेहतर तो ये होता है कि हम स्टेज तक ना जाने दें अपने आप को, और बेहतर है कि अर्ली स्टेज पे इसको डिटेक्ट करें और मेडिकेशंस का कोर्स लें जो कि काफी सेफ इफेक्टिव होगी इंशाल्लाह। क्या अगर काफी एडवांस स्टेज तक पहुंच गया हमारा रिमेटॉइड आर्थराइटिस, कैन दिस लीड टू डेथ? ऐसा हो सकता है क्या? यूजुअली आफ्टर मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होगा, चूंकि उसमें लीवर भी आता है, इसमें फिर लंग्स आते हैं, लंग्स का फाइब्रोसिस हो रहा है वहां पे, तो ऑब्वियसली आपकी काफी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज हो जाती हैं उसके अंदर। तो ऐसे केस में काफी सिवियरिटी के लेवल पे जाने के बाद ऑब्वियसली ऑटोइम्यूनिटी या रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन लीड टू अ फैटल डेथ या उससे यानी जान का खतरा भी बना हो सकता है। जस्ट इमेजिन ख्याल से ही गूज़बम्स आ जाते हैं कि वही रूमेटॉइड आर्थराइटिस कितना बहुत खतरनाक, कितनी खतरनाक मोहल्लिक बीमारी है ये, जिसके शिकार आप ना हो इसके लिए आपको हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अपने खाने पीने में जरा
ध्यान दें और अर्ली स्टेज पे अगर आपको जितने भी सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बताए, अगर आप में वाकई वो सिम्टम्स पाए जाते हैं तो बेझिझक होकर, बेखौफ होकर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और सलाह मशवरा ले सकते हैं। और अर्ली स्टेज पे यानी सही वक्त पे सही इलाज अगर मुहैया हो तो इस मर्ज से बचा जा सकता है डॉक्टर साहब, राइट। अच्छा, अगर हम बात करें, अभी खाने पीने की बात हो रही थी कि किस तरह की ग़िज़ा जो है मुफीद है अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के आप शिकार है, तो कई सारे ग़िज़ा जो है जिनको आपको तर्क करना पड़ेगा। कुछ ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो आपको खाने पीने में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो किस तरह की ग़िज़ाएं हैं जो मुफीद रहती हैं, जो आपको दर्द से थोड़ा बहुत राहत फराहम करते हैं? अगर यानी हम बात करें अगर खाने पीने की, तो उसमें ज्यादा वैसी कोई चीज नहीं है। बस ये है कि जो भी हम ले रहे हैं तो हेल्दी फूड लें, यानी स्टेल फूड से अवॉइड करें अपने आप को। और डेली एटलीस्ट वंस, अगर आपको कोई और बीमारी जैसे डायबिटीज या कोई और चीज नहीं है अगर आपको, तो दिन में एक कोई ना कोई एक फल खाएं आप, न्यूट्रिशियस फूड जो होता है स्पेशली, जिसमें सिट्रस यानी फॉर एग्जांपल विटामिन सी का कंटेंट काफी ज्यादा हो, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल यानी ऑरेंजेस हैं या फिर लेमन जूस हैं, और गर्मी के दिनों में काफी इंपॉर्टेंट भी है पाइनएप्पल। तो तमाम ऐसी चीजें जिससे विटामिन सी काफी एक सर्टेन में मिलेगा तो काफी अच्छा मुफीद होता है। लेकिन वैसे कोई ना कोई आप फल रेगुलरली बेसिस पे ले लें और हेल्दी फूड रहें तो उसपे काफी अच्छा चीजें होती हैं। और आपका जितना भी लाइफस्टाइल है वो आपको बिल्कुल तर्क करना पड़ेगा। अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका तो सुबह उठ के राइट टाइम पे उठना, राइट टाइम पे खाना, राइट टाइम पे सोना और सही वक्त पर काम करना। और बेशतर लोग क्या करते हैं, आज ज्यादातर बैठे बैठे काम होता है, सो उसकी वजह से जॉइंट्स कितने इफेक्ट होते हैं। क्या लॉन्ग रन में वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के शिकार हो सकते हैं जो सिर्फ एक ही जगह पर बैठ के काम करते हैं? और किन किन मरहलों में हमें उठना पड़ेगा और अपनी बॉडी को जरा सा एक्सरसाइज कराने पे, वर्जिश कराने पे मजबूर कराना पड़ेगा? चूंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से यूजुअली वेट बढ़ता है और वेट बढ़ने के साथ में काफी ज्यादा वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि अर्ली एक्सपोजर टू आर्थराइटिस हो सकता है। लेकिन एज पर से अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर सकते हैं तो जिसको ये तकलीफ अगर है तो ऑब्वियसली वेट के साथ में इनको काफी ज्यादा वेट बेयरिंग जो जॉइंट्स होते हैं स्पेशली नीज एंड ऑल या नीचे एंकल्स, उसमें काफी ज्यादा इफेक्ट आता है। तो ऑब्वियसली एक लेवल पे क्योंकि काफी पेशेंट्स को जो डिफॉर्मिटी जो जिससे गुजर रहे हैं कि जिसमें काफी ज्यादा उनको आर्थराइटिस ऑलरेडी डायग्नोस्ड है, काफी ज्यादा पेन होता है, ऐसे केसेस में ये करें कि क्योंकि अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होता है, थोड़ी सी मोबिलिटी पे वो ठीक हो जाता है, 1-8 घंटे रहता है अर्ली मॉर्निंग, तो ये टिपिकली पाया जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ऐसे केसेस में टिपिकली मॉर्निंग में बिल्कुल जब आपकी बॉडी को पूरा रेस्ट होता है, सुबह उठ के आपको स्टिफनेस होती है ऑब्वियसली। तो ऐसा है कि ऐसे केसेस में पेशेंट ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा जो लेवल पे स्टिफनेस आपको महसूस होता है हल्का सा उसमें रब कर लें, या उसको किस चीज से कर लें, नॉर्मल अपने आप पे ऐसा रब कर सकते हैं, मतलब थोड़ी गर्माहट दे दें और साथ एट द सेम टाइम थोड़ा सा उसमें रिलैक्स, स्टिफनेस में थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। हल्के हल्के पहले मूवमेंट्स करें, एकदम शार्प मूवमेंट्स के लिए ना जाएं क्योंकि स्टिफनेस ज्यादा है और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसा डे प्रोग्रेसेस ये स्टिफनेस कम होता है। तो आपने अगर ऐसा किया कि इमीडिएटली उसको काम पे लगा दिया और डेट टू हैवी वर्क, तो उसमें ये होगा कि काफी ज्यादा अर्ली लेवल पे डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं। तो अर्ली ये करें कि अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है आपको, स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो अर्ली मॉर्निंग के लेवल पे या फिर सुबह के लेवल पे कसरत में ना इन्वॉल्व हो, कसरत में ना इन्वॉल्व बिल्कुल। अच्छा, किस तरह की कसरत करनी फिर मुनासिब रहेगा अगर आप रूमेटॉइड नॉर्मल केसेस करना तो बहुत जरूरी है, हल्की सी मोबिलिटी तो आनी चाहिए। मोबिलिटी के हिसाब से जो है कि आप हल्की सी वॉकिंग करें, यानी हल्का सा उसमें ऑब्वियसली जिस वॉकिंग अलाउड नहीं, जिसमें फास्ट वॉकिंग होता है वो अलाउड नहीं है, हल्के फुल्के यानी रेगुलर जॉगिंग बेसिस पे कर सकते हैं, हल्का सा जिम्नाजियम कर सकते हैं या फिर हल्की सी रेगुलर बेसिस पे वॉकिंग कर सकते हैं, वो बेटर है। वॉकिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ ग़िज़ा जो है वो ऐसी फैटी फूड ना खाएं जिसकी वजह से, बिकॉज एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है, साथ में फैटी फूड खा रहा है, उसकी वजह से आपको वजन भी बढ़ सकता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे और भी इसमें इजाफा और हो सकता है, आपको जॉइंट्स और भी इफेक्ट हो सकते हैं, राइट डॉक्टर? अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, ये नाज़रीन तक पहुंचाएं, और कॉम्प्लिकेशंस को आप होम्योपैथी में किस तरह से ठीक करते हैं? कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बात की थोड़े दिन पहले की, जब कॉम्प्लिकेशन ऑटोइम्यून प्रोसेस से आ रहा है तो ऐसा ऐसा बढ़ता है, जैसे कि बोन्स के स्पेसिफिक लेवल पे आर्थराइटिस में स्टिफनेस कॉज करेगा, फिर आगे चल के डिफॉर्मिटी कॉज करेगा, वही लेवल पे एट द सेम टाइम काफी बार केसेस में चूंकि लंग्स के लेवल में फाइब्रोसिस का यानी असर आया है। अब ये फाइब्रोसिस काफी बार ये भी होता है कि डिबेट में आता है कि चूंकि मेडिकेशंस दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं एलोपैथिक मेडिकेशंस के अंदर या फिर मिथोट्रिक्सेट के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑब्वियसली इसका नेगेटिव इफेक्ट्स आने के बाद भी काफी ज्यादा बॉडी में ये एक तरह की कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सो इट्स रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट, रॉन्ग ट्रीटमेंट गिवन।
सो मिथोट्रेक्सेट के बाद में काफी ज्यादा लंग फाइब्रोसिस का होना कॉमन है, या फाइब्रोनामाइड जो इंजेक्शन दिया जाता है उसमें काफी ज्यादा कॉमन है डिफॉर्मिटी का आना। और स्टेरॉइड्स के बाद में ऑब्वियसली थोड़ा सी किडनीज के लेवल पे फेलियर्स के चांसेस काफी अर्ली लेवल पे आते हैं, या आइस के लेवल पे आंखों में काफी ज्यादा ड्राइनेस आ जाना, या फिर यानी उसमें काफी ज्यादा विजन ब्लेयरिंग ऑफ विजन उसमें आ सकता है, ब्लेयरिंग ऑफ विजन आती है। मेमोरी के लेवल पे वीकनेस आता है काफी केसेस में, यानी जो एडवांस केसेस होते हैं उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपका ब्रेन जो है वो एक तरह का या ऑब्वियसली मेमोरी याददाश्त कम हो जाएगी, मेमोरी वीक हो सकती है उसके अंदर, लॉस तो नहीं, मेमोरी वीक हो जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकती है अगर आप अपना ध्यान न रखें, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेशंस है रिमोटॉइड आर्थराइटिस के। इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपना, और अपनी गिजा भी मुफीद खानी पड़ेगी। फिलहाल एक और कॉलर पे आते हैं डॉक्टर साहब। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ जी। हाँ जी, कौन बोल रही हैं? मैं मीरा बोल रही हूँ पंजाब से। मीरा पंजाब से। मीरा बताइए, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरी बेटा उम्र 60 साल है, मैंने 7 महीने तो ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम। ऊंचा बोलेंगे आप, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है हम तक। अच्छा बेटा, अभी सही है। मैं कह रही हूँ कि मेरी उम्र 60 साल है। 60 साल, ओके। हाँ हाँ जी, तो आप आर्थराइटिस की शिकार हैं? 7 महीने से मेरे एक घुटने में बहुत दर्द होता है। कौन से, राइट के लेफ्ट घुटने में? लेफ्ट घुटने में। कितने सालों से ये प्रॉब्लम है? 7-8 महीने से है। 7-8 महीने से। और आपने कोई इलाज वगैरह किया या कोई मेडिसिन खा रही है? करवाया, वो 40% ऑर्थराइटिस हो चुका है। जी जी। और वो जो कहते कोई एक्टिविटी तेज की है, जहाँ वाइपर चलाया, जहाँ चले हो तेज, उस कारण से ना कार्डियल जो है ना वो गिर गई है। उठने बैठने में ज्यादा तकलीफ भी होती है, राइट? बैठने में नहीं होती बेटा, खड़ा नहीं होया जाता और चला। अच्छा, ज्यादा देर तक अगर आप किचन में काम करेंगी तब आपको तकलीफ होती है, तब दर्द होता है आपको? हाँ, नीचे नहीं लेकर लमकाई जाती। जब आप बैठी रहती है तब सही रहता है। हाँ, चलने फिरने में आपको तकलीफ होती है और आपको घुटना जो है वो दर्द करता है। लेग पे ना जैसे क्रैम्प सा पड़ा होता है जी। आप वो इंसिस्ट कर रहे हो जो होती है देसी दवाई, तो वो कहाँ से लेंगे हम? कोई अच्छी भी तो वो। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम डॉक्टर साहब से ये, बिकॉज हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे साथ स्पेशलिस्ट है होम्योपैथी के डॉक्टर सैयद इरफान, जो आपको बताएंगे आपको किस तरह की दवाई खानी चाहिए जिससे शायद आपको राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। मीरा का पंजाब से कॉल था कि 7 साल की है, लेफ्ट नी जो है काफी प्रॉब्लम देता है, और इनका किस तरह का आर्थराइटिस हमें कह सकते हैं, बिकॉज बैठे बैठे तो ठीक है, जो ज्यादा देर तक खड़ी रहती है तब तकलीफ होना शुरू हो जाता है। वही है कि जब चूंकि एज है, उसमें ऑब्वियसली ऑर्थराइटिस की कॉमन कंडीशन है इनके अंदर, तो ये लेवल पे जो भी वेयर एंड टियर के बाद में जॉइंट्स में की जो मोबिलिटी है काफी लूज अप हो जाती है। तो या तो खड़े रहने पे या बैठने पे जितना भी इसको यूसेज किया जाएगा तो उसके लेवल पे काफी एक तरह का एक ही पोजीशन में काफी देर रहने के बाद में इंटरनल इन्फ्लेमेशन प्रोसेस काफी फास्ट बढ़ता है, और बढ़ने के बाद ही काफी ज्यादा पेशेंट को तकलीफ होती है। सबसे बेटर इलाज ये है कि नीचे माटी डाल के ना बैठे। ऑब्वियसली अगर कुर्सी का इस्तेमाल करती हैं, कोई भी चीज करती है ठीक है, लेकिन दो भी मोमेंट्स अगर एक साथ बैठे हैं, अगर 7-8 मिनट या 10 मिनट, तो उसमें एक चीज ये कि हल्का सा ब्रेक ले लें, थोड़ा सा इन्हें अगर बैठे तो उठ जाएं, उठे तो थोड़ा कुर्सी पे बैठ जाएं। उसमें ये होगा कि एक 10-12 मिनट से ज्यादा अगर ये स्टिफनेस काफी अर्ली लेवल पे आ जाते हैं इनको, तो ऑब्वियसली एज फैक्टर भी है, तो मेडिकेशन ऑब्वियसली जिसमें ये जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि थोड़ा सा सप्लीमेंट्स ले लें। सप्लीमेंट द फॉर्म नेचुरल फॉर्म, जैसे दूध है विदाउट फैट जो दूध होता है वो ले लें, या व्हाइट ऑफ द एग होता है, टोन मिल्क होता है, व्हाइट ऑफ द एग वो ले लें, या फिर यानी बनाना, तमाम ऐसी चीजें जो फ्रूट्स है वो उसमें काफी ज्यादा अच्छा कैल्शियम और तरह का मिलेगा ऑब्वियसली, और पेट में राहत देती है। मेडिकेशन जहाँ तक सवाल है, मेडिकेशन दिए जाते हैं, इसके एक तरह का प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद में यानी मेडिकेशन दिए जाते हैं पेशेंट्स को। हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑलरेडी पूरे इंडिया में है, और फिलहाल भी हम इन तक आप तक पहुंचाएं कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट आप इनसे ले सकते हैं, और उसके लिए नंबर जो है वो स्क्रीन पर है, उस नंबर पर कॉल करके आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर साहब से। और होम्योपैथिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इंशाल्लाह नहीं होगा, बट इंशाल्लाह नहीं होगा।
बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं होगा। और साथ ही साथ वो ज्यादा देर तक खड़ी रहती है, उसके लिए आपने बताया आप ज्यादा देर तक खड़ी ना रहें, आपको हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी कि जब आपको वक्त मिलता है तो आप बैठी रहें और अच्छी अच्छी मुफीद ग़िज़ाएं खाएं। कैल्शियम का ज्यादातर आप अपने खाने पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ग़िज़ा में इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह का मशवरा डॉक्टर ने आप तक पहुंचा है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस सलाह मशवरा से कुछ तो हासिल किया होगा आपने और आप इस पर गौर करेंगे। एनीवेज डॉक्टर साहब, हम एक और कॉल पे आते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं सलीम शमसी बोल रहा हूँ, मैं पीलीभीत से। सलीम श्रीडी से? जी 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 हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलिए, पूछिए अपना सवाल। मेरी वालदा की उम्र 50 साल के आसपास है लगभग जी। और मेरी वालदा के घुटनों में बहुत दर्द रहता है और हाँ। नीचे जो गट्टा होता है, गट्टे के पास भी काफी ज्यादा दर्द रहता है। पेन किलर लेते हैं, उससे वक्त तो फायदा मिल जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी दवा होम्योपैथिक में जिससे बहुत लंबे टाइम तक आराम मिल जाए। कितने सालों से उन्हें ये प्रॉब्लम है? उन्हें लगभग ये प्रॉब्लम करीब 8 साल से पुरानी प्रॉब्लम। तो 8 साल से कंटिन्यूअसली लगातार वो मेडिसिन खा रही हैं? ये पेन किलर लेती है, कभी कभी जब ज्यादा दर्द हो जाता है तब लेती है पेन किलर, वरना मेडिसिन नहीं लेती? वरना मेडिसिन नहीं लेती है। ओके, और उनकी आपने बताया ना उनका वजन कितना है? उनका वजन लगभग 80 के आसपास होगा। 80 के आसपास। और कोई मर्ज की शिकार है वो या और कोई प्रॉब्लम है? डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनको। डायबिटीज की प्रॉब्लम, उसके लिए मेडिसिन वगैरह ले रही हैं? जी, डायबिटीज के लिए लेती हैं लगातार वो इंसुलिन। ओके, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं ना? और खाने पीने में किस तरह का ध्यान रखती है? शुगर की जो मना होती है वो चीज किसी लेती है, मीठा वगैरह बहुत कमी से, कि जैसे शुगर बिल्कुल नील ना हो जाए इतना मीठा लेती है कि शुगर के लिए काफी। ओके ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। डॉक्टर साहब बताइए, अभी नी का प्रॉब्लम, वही घुटनों का प्रॉब्लम, तकलीफ? घुटनों की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वेट इनका ज्यादा है और वेट ज्यादा होगा तो उसमें डायबिटीज के भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन उसके बढ़ सकते हैं, उससे ऑस्टियोपोरोसिस फास्ट हो रहा है। एक चीज ये करें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इनको टेम्परेरी बेसिस पे आप पेन किलर्स ना दें। पेन किलर्स देते रहेंगे तो इनके किडनी फंक्शंस ओल्ड एज में काफी ज्यादा हैम्पर हो सकते हैं, तो बेहतर है कि थोड़ा सा अवॉइड करें वो। आपकी जो भी यानी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर जो भी होम्योपैथ आपके पास अगर बेटर होगा आप थोड़ा उनसे मेडिकेशन स्टार्ट करें। इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा इनकी जो मोबिलिटी है वो फ्री होनी चाहिए। बार बार का मेडिकेशन के बाद में डिफॉर्मिटी काफ़ी ज़्यादा फास्ट आती है और एक तरह का यानी लिम्पिंग गेट बन जाता है, जिसमें पेशेंट काफ़ी ज़्यादा यानी सही तरीके से पैर नहीं रख पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इनको चलने फिरने में काफ़ी। और चूंकि वेट भी ज़्यादा है, इनको वेट थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है, हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है, जिसमें डॉक्टर के मशवरे पे डायबिटिक डाइट लें और मेडिकेशन के लिए बिल्कुल ये ऑनलाइन कंसल्टेशन करें आप, या तो फिर हमसे राब्ता कायम करें फोन थ्रू, या फिर जैसे डॉक्टर ने इस बात पे गौर किया, इनफैक्ट जोर दिया कि आपको पेन किलर्स बहुत अवॉइड करने चाहिए। अगर पेन होती है तब उस सूरत में क्या किया जा सकता है? सिंपल ये चीज होती है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, थोड़े से हल्की फुल्की मूवमेंट्स बताते हैं जिससे इनका वेयर है थोड़ा सा कम हो जाए, और नी कैप्स लगाई जाती हैं, इसमें थोड़ा सा प्रेशर उसमें नी कैप्स की वजह से एग्जर्ट होता है, यानी वो संभाल लेती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वेट बेयरिंग इनका ज्यादा मूवमेंट्स करेंगे, वेट कैसे भी लेवल पे मैनेज करने की कोशिश करें इनका, और अब फिजियोथेरेपी के साथ में थोड़ा सा वेट पर थोड़ा काबू पा लें, वेट पर नियंत्रण रखें और साथ ही साथ पेन किलर्स बिल्कुल अवॉइड करें। जैसे कि डॉक्टर ने आपको सलाह मशवरा दिया, आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकती हैं, वो आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे ताकि आपको राहत मिले। और दूसरी अहम बात, आपको अपना वजन जो है वो घटाना पड़ेगा, राइट डॉक्टर? चलिए एक और कॉलर पे आते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप? जी, मैं निजामाबाद से मुनीर बोल रहा हूँ। समीर जी, मुनीर खान। हाँ जी समीर खान, बताइए अपना सवाल। जी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 3 साल हुआ है। ऊंचा बोलिए प्लीज। एक्सीडेंट हुआ था, कितने साल हो गए? जी, 3 साल हुए। 1.5 साल हो गया एक्सीडेंट हुए? 3 साल हो गए एक्सीडेंट हुए। ओके ओके, तो एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ, कौन सा बॉडी का पार्ट इफेक्ट कर गया? जी, ये घुटने में से मेरे को फ्रैक्चर हुआ था। तो हाँ जी, लेफ्ट साइड का पैर है मेरा। जी, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड। ओके जी जी। तो 3 साल में ऑपरेशन हो गया, अभी तक फोल्ड नहीं होता पैर ये। जी जी। अब ट्रीटमेंट वगैरह कुछ ले रहे हैं? अभी पेन हो रही है कंटिन्यूअसली आपको? जी। दर्द हो रहा है? जी, चलने में दर्द होता है, उठने में दर्द होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में। ओके, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में।
और ये जब आप चलते हैं तब दर्द होता है, जब आप बैठे रहते हैं तब दर्द का एहसास नहीं होता? नहीं, जब दर्द नहीं होता। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि उसके लिए राड है उस पैर में मेरे भी, तो जी 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 आपका सवाल हम तक पहुंच गया। हम डॉक्टर साहब तक आप तक सवाल पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस सवाल का जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे। लाइव फोन इन प्रोग्राम जारी रहेगा ब्रेक के बाद। देखते रहिए आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद लाइव फोन इन प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात कर रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस की एक किस्म है जिससे आपके जॉइंट जो है उनकी डिफॉर्मिटी में इजाफा हो जाता है। आप ढंग से चल नहीं पाते हो, चल फिर नहीं पाते हो। साथ ही साथ ये क्रॉनिक डिजीज है, यहाँ तक आपको ले जा सकती है कि आप बिल्कुल कुछ करने के लायक नहीं रहते। कैसे होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्या वजह है इसकी और किन सूरतों में इससे हम बचें, इस बारे में हम बहस कर रहे हैं अपने डॉक्टर के साथ। होप पॉजिटिव होम्योपैथी के सीनियर कंसल्टेंट, इनका नाम है सईद इरफान। सईद इरफान, ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम। और ब्रेक में जाने से पहले एक कॉलर का सवाल, समीर खान का सवाल ये था कि एक्सीडेंट हुआ कुछ सालों पहले और अब लेफ्ट साइड पूरा दर्द दे रहा है, सारे जॉइंट्स दर्द दे रहे हैं, काफी तकलीफ होती है जब वो चलते फिरते हैं। बैठे रहेंगे तो ठीक है, जो चलना फिरना शुरू किया दर्द देते हैं। किस तरह का आर्थराइटिस हम कह सकते हैं ये, और किस तरह से इससे बचा जाए? बिल्कुल, इन्होंने कुछ मेंशन किया था कि इनके फ्रैक्चर हुआ था नी में, लेफ्ट नी में। उसके बाद इनको सर्जरी की गई, तो जैसे बताने की तरह का आर्टिकुलेशन दिया गया था, उसके अंदर रॉड कह रही है। उसी के बाद में मूवमेंट की थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है इनकी मोबिलिटी के में। तो एक ये होगा कि किस तरह का ऑपरेशन किया गया था, उस लेवल पे आर्टिकुलेशन कौन सा दिया गया था और सर्जरी किस तरह की गई थी, वो थोड़ी रिपोर्ट्स की जरूरत है हमें, एक्सरेस की, तमाम चीज़ों की। आप चूंकि यहीं पे रहते हैं, आप एक चीज़ ये करें कि आप नंबर पे कांटेक्ट करें, मिलने की कोशिश करें, पर्सनली देखते हैं, आपका एग्जामिनेशन भी करेंगे। ये काफ़ी देर तक, क्योंकि 3-4 साल पहले हुआ था ये, तो इतने लंबा यानी अरसा नहीं होना चाहिए कि आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ये हो सकता है इसमें कुछ रिकरेंट इन्फेक्शन अंदर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो रही है, मोबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है। ऑब्वियसली मेडिकेशन दिए जाते हैं, उसमें फिजियोथेरेपी का भी इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी बेहतर सलाह होगी आपके लिए इंशाल्लाह देंगे। आप एक तरह का पर्सनली आके मिले इंशाल्लाह। नहीं, आप तक शायद सलाह मशवरा पहुंच गया होगा। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं बिल्कुल, और डॉक्टर साहब से डायरेक्टली आप रब्ता कायम कर सकते हैं। नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके। एनीवेज डॉक्टर साहब, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हम बात करें, साथ ही में मुझे याद आ रहा है ये कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और प्रेगनेंसी का क्या रिश्ता है? क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ऑब्वियसली अगर किस तरह की डिफॉर्मिटीज फिर आ जाती हैं आगे? अर्ली केसेस में चूंकि अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस आता है तो उसमें काफी ज्यादा फिटस को या फिर डेवलपिंग जो बच्चा है उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी फिटस के लिए लेवल पे। तो उसमें यह है कि ऑटोइम्यूनिटी ऑब्वियसली एक लेवल पे बनी चलती है, तो उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है माँ के जरिए से बच्चों को या ग़िज़ा पहुंचाई जाती है, वो लेवल पे काफी ज्यादा हैम्परिंग आ जाती है मूवमेंट्स की। तो उसमें यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो को या फिटस को काफी ज्यादा डिफिकल्टी बन सकती है। ओवरऑल यानी ये केसेस में, अर्ली केसेस में भी चूंकि प्रेगनेंसी दौरान भी होम्योपैथी मेडिकेशन इस दौरान दिए जाते हैं टू लिमिट द यानी डिफॉर्मिटी या टू लिमिट द इफेक्ट्स। तो ऑब्वियसली उसमें मेडिकेशंस का इंपॉर्टेंट रोल है अगर अर्ली स्टेजेस में जो प्रेगनेंसी के दौरान ये अगर डिटेक्ट की जाती है। व्हाट काइंड ऑफ डिफॉर्मिटीज हम कह सकते हैं कि बच्चे में ज्यादातर इफेक्ट करता है अगर उनकी माँ, उसकी माँ, बच्चे की माँ जो है वो इस प्रॉब्लम से, इस मर्ज की शिकार है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की या आर्थराइटिस का कोई भी किस्म? इसमें ये है कि अभी कह नहीं सकते कि किस तरह का, लेकिन ऑटोइम्यून प्रोसेस अगर बॉडी के अंदर डेवलप हुआ है तो ऑब्वियसली वो ब्लड के थ्रू जा रहा है या फिर फेटल बैरियर क्रॉस करके जा रहा है। तो उसमें फिटस में कुछ लेवल पे यानी डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी भी आ सकती है कि कोई लेवल पे तरह का यानी डेवलपमेंट सही नहीं हो बच्चे का, सबसे इम्पोर्टेंट वो रिस्क होता है। या फिर कोई लेवल पे जैसा ब्रेन के लेवल पे यानी ऑक्सीजन की डिफिकल्टी अगर हो रही है तो उसमें यानी बच्चों का सर बड़ा हो जाना या हाइड्रोसिल की जैसे कंडीशन, ये तो यानी हाइड्रोसिफालिस की कंडीशन बच्चे का सर बड़ा होना अक्सर लोगों की शिकायत रहती है, बच्चे का सर बड़ा है। क्या हम कह सकते हैं कि नजरअंदाज किया होगा शायद प्रेगनेंसी के दौरान? जी, या हो सकता है आर्थराइटिस की कोई शिकार है? इज इट बिकॉज ऑफ द आर्थराइटिस कि वो आर्थराइटिस की शिकार है, या इट मे बी रिलेटेड टू आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है, या फिर कुछ और इन्फेक्शंस। जैसा जब प्रेगनेंसी आती है तो काफी ज्यादा टेस्ट, एक सीरियस टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें टॉर्च भी काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसमें यानी काफी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं
या फिर बैक्टीरिया किस तरह के मौजूद है उसका टेस्ट किया जाता है। तमाम ये चीजें हाइड्रोसेफेलस या पेट जैसा सर के जो बच्चे यानी सर जो बड़ा हो जाता है बच्चे का, इस तमाम चीजों में एक रोल इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज तक का जो हाइड्रोसेफेलस की काफी ज्यादा डिफिकल्टी आती है, बच्चों का ब्रेन डेवलप नहीं होता जिससे मेंटल रिटार्डेशन आ सकते हैं। तो हाइड्रोसेफेलस जैसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए अर्ली लेवल पे स्क्रीनिंग की जाती है इन्फेक्शियस डिजीज इन प्रेगनेंसी वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन में काफी इंपॉर्टेंट है ये स्क्रीनिंग टेस्ट का करवाना, जो कि एक तरह के रूरल एरियाज में आजकल नहीं हो पाता रेगुलर बेसिस में, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम उसको हर स्टेज के दौरान ये स्क्रीनिंग करें ताकि यानी हेल्दी बेबी पैदा हो। और रूरल एरियाज में जो औरतें अपनी तरफ ध्यान नहीं देती हैं और कई सारे मर्ज के शिकार हो जाती हैं, जिनमें आर्थराइटिस ही नहीं कई सारे मर्ज शामिल होते हैं और साथ ही साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है, और उन्हें किस तरह से अपनी तरफ ध्यान देना पड़ेगा और किस तरह की ग़िज़ाएं खानी चाहिए ताकि वो कंजप्शन उनकी जो है वो बैलेंस डाइट जो है, जो न्यूट्रिशनल डाइट है वो आराम से वो हासिल कर सकती है और साथ ही उनके पेट में पड़ रहा बच्चा भी। खैर इस बारे में डॉक्टर साहब हम आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल एक और कॉलर पे आते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद रियाज बात कर रहा हूँ नलगुंडे से। रियाज, बताइए अपना सवाल। मैम मेरे को एड़ी में दर्द है। 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक 20 फीट के नीचे गड्ढे में गिर गया था मैम। गड्ढे में गिर गए थे, एक्सीडेंट हुआ था और एडी में काफी तकलीफ है। हाँ जी जी। एडी किस तरह से आपकी फ्रैक्चर हुई थी? जी, एक्सरे से डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ नहीं हुआ, कुछ मार छोटा सा मार बोले, मगर अब मेरे दर्द बहुत शुरू हो गया ये बीचों में। कितने साल पहले एक्सीडेंट हुआ था? तकरीबन 2 साल भर। 2 साल जी। आपने एक्सरे वगैरह सब कुछ करवाया, वो बिल्कुल सही निकला? हाँ बिल्कुल सही है, कुछ भी मतलब क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी कब से दर्द होना शुरू हो गया आपकी एडी में? एक आध महीना हो गया मैम। 1 आध महीना। कुछ दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं आप? नहीं मैम, नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ अभी तो। मतलब ज्यादा नहीं, कभी कभार एकदम ऐसे जलन शुरू हो जाती है, एडी में जलन शुरू हो जाती है। अच्छा, ये कब होता है, मॉर्निंग में कि नाइट में, या फिर जब आप चलते हैं तब दर्द शुरू हो जाता है? यानी कि चलने के बाद फिर लेटा हुआ रहता हूँ कभी घर पर जाके, तो जब शुरू होता है खिंचाहट, यानी कि रगों में दर्द सा महसूस। रगों में? अच्छा, आपकी स्वेलिंग है, मतलब सूजन वगैरह है आपकी वगैरह एडी में? नहीं, कुछ नहीं मैम, कुछ भी नहीं, सिर्फ दर्द होता है। जब आप चलते हैं तब महसूस नहीं होता दर्द, जब आप बैठ जाते हैं तब महसूस होता है, जलन जैसी महसूस होती है? जी मैम। ओके, और कोई पेन किलर वगैरह लिया आपने? नहीं, अभी तक कुछ नहीं लिया मैम। ओके, अभी तक कुछ भी नहीं लिया। आपकी एज क्या है वैसे? 25 है। 26। वजन कितना है आपका? तकरीबन 60। तकरीबन 50। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। रियाज साहब के लिए क्या कहेंगे आप? एक चीज ये है कि ऑब्वियसली थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था, 20 फीट से गिरे थे ये, तो वो लेवल पे चूंकि वो डिटेक्ट नहीं हुआ कि कुछ फ्रैक्चर है या नहीं है। काफी केस इन्होंने आई डोंट नो कि इन्होंने एक्सरे करवाया था या नहीं। इन्होंने कहा करवाया कुछ नहीं है, सब सही। काफी बार हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है, काफी ज्यादा माइन्यूट फ्रैक्चर होता है, जो कि आपके मूवमेंट्स आगे चल के मूवमेंट्स के बाद में या फिर इफ यू यूज लेग्स काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद में तो दर्द ऐसा बढ़ता है, मे बी वो लेवल तक फ्रैक्चर थोड़ा साइज बढ़ जाता है। लेकिन इसमें स्वेलिंग का होना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर स्वेलिंग नहीं है, दर्द हो रहा है, तो एक तरह का वापस से एक्सरे रिपीट करवा लें हम, क्योंकि 2 साल पहले किया गया था एक्सरे, तो बेहतर को एक बार आप एक्सरे करवा लें। कैल्केनियंस पर जैसी कंडीशन भी होती है जिसमें नी हील्स काफी ज्यादा पेन्स होते हैं, तो वो कंडीशन भी हो सकती है, तो एक बार आप एक्सरे करवा लें तो बेहतर होगा। क्योंकि आपको इफेक्ट काफी ज्यादा भी पेन है, तो आप ये करें कि आप शाम के वक्त में या अर्ली मॉर्निंग सुबह के वक्त में आप एक काम करेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी में अपने पैर को 10 मिनट तक रखें, हल्का सा गर्म पानी हो, मीडियम ल्यूकवार्म वाटर हो, और उसमें नमक डाल दें। आप नमक डाल के रखेंगे, थोड़ा सा उसमें एक तरह का यानी एक वेट फॉर्मेंटेशन की वजह से पेन खींच लेगा, इंशाल्लाह दर्द कम हो जाएगा। कितने देर तक उन्हें पानी में रखना जस्ट एक 5 to 7 मिनट्स या 10 मिनट्स तक रख सकते हैं। अच्छा, आपने नमक की बात की, अक्सर लोग पैरों में सूजन भी आती है, तो कहते हैं कि आप बाल्टी में या एक टब में गुनगुना पानी होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के पैर रखें काफी देर तक। तो नमक किस तरह से आपकी बॉडी को, किस तरह से आपकी पेन को हल्का करता है? नमक की एक सोडियम क्लोराइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक तरह का ये स्वेलिंग को कॉज भी कर सकता है, या स्वेलिंग अगर है तो उसको रिड्यूस भी कर सकता है। काफी इसका यानी रोल है। ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल स्वेलिंग हो रही है
जो लेवल पे, तो उसमें दर्द की वजह से हुई है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से हुई है, और तो उसको सूदिंग इफेक्ट लाने के लिए सॉल्ट और वाटर कॉम्बिनेशन काफी बेस्ट है। अच्छा, हम वक्त की कमी की वजह से हम ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन ये जरूर कि मैंने जिक्र छिड़ाई था कि रूरल एरियाज में आपने कहा था औरत अपना ध्यान नहीं रखती है, फिर बच्चे में भी कई सारी डिफॉर्मिटीज आती हैं, उनको पता ही नहीं होता आर्थराइटिस की शिकार है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शिकार कब हो गई। तो उनके लिए आप एक मैसेज या कुछ एक ऐसी बात, घरेलू ये बात ही, मतलब घरेलू खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए सो दैट अगर उनके पास मतलब टाइम नहीं है डॉक्टर के पास जाना, तो क्या कर सकती है, कुछ इस तरह की सलाह? सिंपल चीजें, अगर कोई ऐसे फीमेल है जिनको अर्ली मॉर्निंग पे स्टिफनेस समझ में आता है, दर्द आ रहा है, कभी जा रहा है, जॉइंट्स में छोटी मोटी जॉइंट्स में तकलीफ हो रही, तो हो सकता है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करें कि आपके लेवल पे जो PSCs होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहां जाके डॉक्टर से मिलें। उसमें डॉक्टर्स को डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं, आपको ब्लड टेस्ट करवाने बोलते हैं, ये सब चीजों में डायग्नोस होता है, ट्रीटमेंट तमाम चीजें मिलती है। लेकिन ए लेवल पे एक करें कि सबसे पहले जो अगर किसी को ऑब्वियसली जो रूरल वुमेन्स होती हैं काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, ये फील्ड में काम करती हैं, तो ये सब चीजों के लेवल पे आप डिफॉर्मिटी को लेके, यानी डिफॉर्मिटी के लेवल पे तकलीफ ना पड़े करके मेडिकेशन का इंपॉर्टेंट लेना जरूरी है। एट द सेम टाइम अपने खाने पीने पे ध्यान रखें कि खाने पीना ये है कि नॉर्मल आप जो डाइट लेते हैं उसमें ये करें कि रेगुलर टाइम पे खाना लें, हेल्दी फूड लें, ज्यादा उसमें एक तरह का फ्रूट्स डेली ऐड करें, फ्रूट्स का ज्यादा, वेजिटेबल्स का ज्यादा, और दूध भी ज्यादा, दूध का सेवन कम करें, क्योंकि औरतों में ज्यादातर आगे चलकर कैल्शियम की काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और कैल्शियम की शिकार हो जाती है, कमी की शिकार। तो आप ज्यादातर दूध का इस्तेमाल करें, प्रोटीनेशियस फूड का इस्तेमाल करें, जैसे कि डॉक्टर ने पहले ही बताया। फिलहाल डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे बात करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आ गया होगा। पसंद आया तो अपनी राय जाहिर कर सकते हैं आप adr@etv.co.in या आप responseurdu@etv.co.in पे अपने जितने भी सवालात हैं, अपनी जितनी भी राय है वो आप हम तक बांट सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छा खाइएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा सोइएगा, बिकॉज यू आर व्हाट टू ईट एंड यू आर व्हाट टू थिंक। खुदा हाफिज। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।